नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में, जिसे हम लोग बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुस्वार का अर्थ क्या है। देखिए, अनुस्वार, अनु का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, पीछे, और स्वार अर्थात स्वर का, अर्थात स्वर के पीछे। देखिए, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद का, अर्थात यह ध्वनि स्वर के साथ ना होकर अलग से उसके बाद बोली जाती है। देवनागरी लिपि में अनुस्वार को शिरोबिंदु से दर्शाया जाता है। देखिए, अभी मैं ये बताई कि यह ध्वनि स्वर के साथ ना होकर अलग से उसके बाद बोली जाती है। जैसे हंस उड़ गया, तो हंस में जो बिंदु है, तो देखिए आप लोग उच्चारण करके हंस, तो हंस में जो बिंदु है इसकी ध्वनि ह से अलग बोली जा रही है। पहले हम लोग ह का उच्चारण करते हैं, उसके बाद न का उच्चारण हो रहा है और उसके बाद स का उच्चारण हो रहा है, अर्थात जो बिंदु है वह ध्वनि ह से अलग है, अर्थात, और यह एक व्यंजन ध्वनि की विशेषता है। इसे ध्यान रखिए, यह एक व्यंजन ध्वनि की विशेषता है। अगला देखिए, अनुस्वार या बिंदु को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के वर्ग को समझना होगा। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग है। हम लोग हिंदी वर्णमाला के अगर वर्ण को ही नहीं जानेंगे, इसके वर्ग को ही नहीं जानेंगे, तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इनके 5 वर्ग क्या क्या है। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि इसके 5 वर्ग क्या क्या है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, ये इसके 5 वर्ग है, लेकिन ये अलग से है। य र ल व ताल श मूर्धन्य ष दंत स ह, इसका कोई वर्ग नहीं है। और इन 5 वर्ग के जो पंचम वर्ण है, अंग, य, ण, न, म, इसे हम लोग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो हम आगे देखेंगे इन पंचमा अक्षर को हम लोग अनुस्वार के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं और कब ये पंचमा अक्षर को नहीं बदला जाता है और कब बदल दिया जाता है और कब पंचमा अक्षर को हम लोग पंचम अक्षर के रूप में ही प्रयोग करते हैं और कब अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुस्वार का प्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब आप पूछेंगे तत्सम शब्द क्या है, तो हम जानते हैं वैसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं, जैसे माता हो गया, पिता हो गया, बालक हो गया, ये सारे शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द है और इसे हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब तत्सम शब्दों में अनुस्वार का जो प्रयोग करते हैं और उसका रूप उसमें बदलता नहीं है। और इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, मुंह से कम। देखिए, जैसे कंकन, आप उच्चारण करके देखें तो देखेंगे कि नाक से अधिक हवा निकल रही है। चंचल उच्चारण कीजिए तो इसमें मुंह से कम और नाक से अधिक हवा निकल रही है। कंटक, तो इसमें भी देखिए हवा अधिक नाक से निकल रही है। अगला देखते हैं, जिन वर्णों पर अनुस्वार लगा हो उसके बाद जिस वर्ग का व्यंजन हो उसके पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। देखिए, इसका अर्थ क्या है कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हम लोग 5 वर्ग अभी हम लोग ऊपर देखे और सबका पंचमा अक्षर भी देखे। तो देखिए यहाँ क्या है, जिन वर्णों पर अनुस्वार लगा हो
उसके बाद जिस वर्ग का व्यंजन हो, जिस वर्ग का व्यंजन हो, है ना, उसके पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे देखिए कंठ हम लोग लिखे तो हम लोग देखेंगे कि क में अनुस्वार लगा हुआ है और उसके बाद क्या है, ठ है। और ठ जो है यह किस वर्ग का वर्ण है, ट वर्ग का वर्ण। हम लोग जानते हैं कि ट वर्ग में आता है। तो ट का पंचमा अक्षर क्या है, न है। तो इसी न को हम लोग बिंदु के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसलिए बन गया क्या, कंठ। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब संत में भी देखिए, संत में स के ऊपर बिंदु लगा हुआ है और त जो है यह किस वर्ग का वर्ण है, त वर्ग का ही वर्ण है और इसका पंचमा अक्षर क्या है, न है। तो इसलिए इस न को हम लोग बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं और ऐसे भी लिखते हैं संत, कंठ। ठीक है, अब देखिए अंग को भी देखिए, अंग में भी अ के ऊपर बिंदी लगा हुआ है और उसके बाद क्या वर्ण है, ग वर्ण है। और ग वर्ण जो है वो किस वर्ग का वर्ण है, क वर्ग का वर्ण है और क का पंचमा अक्षर क्या है, अंग है। तो इस अंगों को ही हम लोग न के रूप में प्रयोग किए। अभी हम ऊपर पढ़ाए भी, पंचमा अक्षर को हम लोग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब गंगा में भी इसी तरह है, हिंदी में भी इसी तरह है। देखिए हिंदी के बाद ह के बाद ये बिंदी के बाद द आया है और द त वर्ग का वर्ण है और इसका पंचमा अक्षर क्या है, न है। तो इसी न को हम लोग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग किए हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सही है आपका। परंतु टाइपिंग की दृष्टि से अभी क्या हो गया है, टाइपिंग और मुद्रण लेखन जब होने लगा तो इस तरह के वर्ड लिखने में, टाइप करने में कठिनाई होने लगी, असुविधा होने लगी। तो लोगों ने क्या किया कि अनुस्वार का प्रयोग अधिक मात्रा में करने लगे जिससे टाइप करने में सुविधा हो। अब देखिए जंगल, जंगल इस तरह से पहले लिखा जाता था। इसमें क्या है, अनुस्वार है और इसके बाद ग है तो इसका पंचमा अक्षर अंग है क्योंकि ये क वर्ग का है। तो देखिए जितने भी 5 वर्ग है वो देखते हैं कि वो अपने टीम के हैं। देखिए सभी का अपना अपना वर्ग है। अब यहाँ पर जैसे अनुस्वार के बाद ग आया तो ग ने सोचा हम किस वर्ग के हैं, हम तो क वर्ग के हैं, मतलब ये अपने टीम का है, अपने वर्ग का है। अब ये तुरंत सोचने लगा कि चलो अब तो मेरा पंचमा अक्षर क्या है, अंग है, तो यहाँ पर हम अंगों का भी यूज़ कर सकते हैं और अंगों के बदले अनुस्वार का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों सही है। अब भूकंप में भी देखिए, भूकंप में अब देखिए यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है क के ऊपर और उसके बाद कौन सा वर्ण है, प वर्ण है। तो प वर्ण तुरंत सोचा अरे मेरा 5वां वर्ण क्या है, मेरा 5वां भाई कौन है। सभी का अपना अपना, ऐसे सोच लीजिए सभी का अपना 5 भाई है तो प वर्ग के भी 5 भाई है, इसका 5वां भाई कौन है, म है। तो देखिए यहाँ पर अनुस्वार की जगह यहाँ म लग गया, इसलिए इसे भूकंप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। अब डंडा में भी इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से चंद्र भी है। अब चलिए देखते हैं, अनुस्वार को पंचम वर्ण में भी बदला जा सकता है। अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग से संबंध रखता है, अनुस्वार का प्रयोग उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। जैसे सुंदर, तो सुंदर में स के ऊपर बिंदी लगा हुआ है और उसके बाद कौन सा वर्ण है, द वर्ण है। पहले द सोचेंगे हम किस वर्ग के हैं, तो ये कह रहे हैं हम तो त वर्ग के हैं। और तुम्हारा 5वां भाई कौन है, तो बोलेंगे मेरा 5वां भाई वो तो न है। तो इधर हम लोग इस बिंदी की जगह इस न का भी इस न को भी लिख सकते हैं और ये द इसके साथ आ जाएगा और ये र, है ना। तो ये हो गया सुंदर। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कंधा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क के ऊपर बिंदी लगा हुआ है
अब उसके बाद हमेशा अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क के ऊपर बिंदी लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, और उसके बाद वाला वर्ण क्या है? ध है। अब ध बोलेंगे हम किस वर्ग में आते हैं? तो इसने कहा हम तो त वर्ग में आते हैं, और त का 5वां वर्ण क्या है? न है। तो इसे हम यहाँ न भी लिख सकते हैं। और ये ध में आकर धा, कंधा, तो इसका अनुस्वार हट जाएगा और ये हो जाएगा कंधा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है? पंचम वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का कोई पंचम वर्ण आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वांग्मय, तो वांग्मय देखा कि यहाँ पर ये अंगों किस वर्ग का है? क वर्ग का है। और ये किस वर्ग का है? प वर्ग का है। और ये किसका भाई है? क वर्ग का 5वां भाई है। और ये म प वर्ग का 5वां भाई है। तो दोनों पंचमा अक्षर क्या हो रहा है? एक साथ आ रहा है। और जहाँ एक साथ आएगा और इसके बाद यह है, तो जहाँ एक साथ आएगा उसको हम लोग अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। अब देखिए वांग्मय जो है उसको हम लोग वाण्मय करके यहाँ अनुस्वार देकर नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए तन्मय है। अब तन्मय में यह न जो है ये किस वर्ग का है? त वर्ग का है, ठीक है। और ये म है, ये किस वर्ग का है? प वर्ग का है। और दोनों का 5वां भाई अर्थात पंचमा अक्षर यहाँ पर यूज हुआ है तन्मय। तो यहाँ पर इसको अनुस्वार में हम लोग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये दोनों वर्ग का 5वां वर्ण एक साथ आ गया है, इसीलिए इसे हम लोग तन्मय ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा? तन्मय। इसमें हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे और ये सही होगा। उसी प्रकार से उन्मुख देखिए, इसमें भी न क्या है? न त वर्ग का 5वां भाई है। म क्या है? म भी प वर्ग का 5वां भाई है। तो जहाँ पंचम वर्ण एक साथ आ जाए तो पहले 5वां वर्ण को हम लोग आधा लिखेंगे और दूसरे 5वां जो वर्ण है उसको पूरा लिखेंगे, और इस प्रकार से ये हो जाएगा उन्मुख। ये सही है और ये जो लिखा गया है ये गलत है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप अगला देखिए, यदि कोई पंचम वर्ण किसी शब्द में तुरंत दोबारा आ रहा हो तो वहाँ भी अनुस्वार या बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ तुम्हें पढ़े कि किसी अलग अलग वर्ग का 2 पंचम वर्ण आ जाता है तो वहाँ हम लोग उसे अनुस्वार में नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर किसी एक ही वर्ग का 2 पंचम वर्ण एक साथ आ जाए तो उसे भी हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? अन्न है। अब न जो है ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है ना। और यहाँ जो एक और न है यह भी त वर्ग का है। तो एक ही वर्ग का जब 2 पंचमा अक्षर एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए सम्मेलन में भी म जो है ये कौन से वर्ग का है? प वर्ग का है। और यहाँ एक और म है, ये भी प वर्ग का है। तो एक ही वर्ग का 2 5वां वर्ण अर्थात 2 5वां भाई एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से ही लिखेंगे। अब चलिए देखिए अगला क्या है। अगला है अनुस्वार के बाद जब य, र, ल, व, ताल, श, मूर्धन स, ह वर्ण आते हैं जो किसी वर्ग में शामिल नहीं है तब अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में ही होता है। अभी मैं ऊपर बताई कि 5 वर्ग है, ठीक है, 5 वर्ग है, लेकिन य, र, ल, व जो है ये जो वर्ण है इनका अपना कोई वर्ग नहीं है, ये स्वतंत्र है। इसलिए अनुस्वार के बाद इन सभी वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार अर्थात बिंदु के रूप में ही करेंगे, मतलब इसका भी रूप नहीं बदलेगा। जैसे
संयोग। अब संयोग में स के ऊपर आप देखिए अनुस्वार है और उसके बाद क्या आ गया, य आ गया। ये अनुस्वार को हम लोग बदल करके ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ य आ रहा है जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। उसी प्रकार से आप संलग्न में भी देख लीजिए, इसके बाद स के ऊपर बिंदी है, उसके बाद ल आ रहा है जो किसी वर्ग का नहीं है, और ग न संलग्न। अब इससे हम ये सही है, मतलब इसका अनुस्वार चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये फिर गलत हो जाएगा। संवाद में भी इसी प्रकार से है कि इसके बाद अब हमेशा ध्यान में रखिए अनुस्वार के बाद वाले ही वर्ण को देखना है। तो यहाँ स के ऊपर बिंदी है, उसके बाद का वर्ण व है, तो वह भी किसी वर्ग में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए इसका अनुस्वार नहीं बदलेगा, ये संवाद ही रहेगा। इसी प्रकार से कंस में भी देखिए, इसी प्रकार से सिंह में भी देखिए। अगर कंस को भी आप लोग इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आज हम लोग जाने कि अनुस्वार का प्रयोग हम लोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं, कब इसका रूप बदल जाता है और कब इसका रूप नहीं बदलता है। सबसे पहले हम लोग जाने कि पांचवें वर्ण को अनुस्वार में कैसे बदलेंगे। दूसरा हम लोग जाने क्या कि अनुस्वार को पांचवें वर्ण में कैसे बदलेंगे, है ना। और तीसरा हम लोग जाने कि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। फिर चौथा हम लोग जाने कि एक ही वर्ण का जब पांचवा वर्ण एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। और जब अनुस्वार के बाद किसी भी जो किसी वर्ग में शामिल नहीं है ऐसे वर्ण आ जाए, जैसे य र ल व आ जाए, तो उसमें अनुस्वार को हम लोग नहीं बदलेंगे, उसे अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करेंगे। तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का प्रयोग हम लोगों को कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। अगले वीडियो में मैं चंद्र बिंदु के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उसे भी लाभ प्राप्त हो, और आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद।